नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं घटनासार बिल्कुल अंतिम मोड़ पे आ गई है और पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो लगभग पूरा हो गया है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक, 1 या 2 और बचेंगे। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस समय क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है उसको मंथ बाय मंथ ख़त्म कर रहा हूँ। प्रॉपर उनकी उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, राइट। और आपको वो भी देखने को मिलेगी जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी की प्रॉपर सीरीज है एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को देखते हुए। साथ के साथ में उसमें यूपीएससी और यूपी पीसीएस अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी वहीं पे ख़त्म किया जा रहा है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं चलिए आ जाता हूँ योजना और समितियों पर। देखिए, पहली समिति है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मणिपुर में शांति समिति का गठन किया हुआ है। मणिपुर में देखिए 2 चीज़ें अभी हाल ही में बहुत दुखद घटनाएं हुई, कुछ दंगे हुए। इसको देखते हुए एक समितियों का इनके कुछ गठन किया गया, कुछ आयोगों का गठन किया गया। उसमें ये शांति समिति है और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये की गई, तो की गई है मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। याद रखना ये नाम, अनुसुईया उइके पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना बनी रहेगी इसकी, राइट। अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक शांति समिति गठित की है। ठीक, चलिए। और इसमें कौन कौन है, तो इस समितियों में बहुत सारे सदस्य हैं, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री हैं, सांसद एवं विधायक हैं और अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं। ठीक, मणिपुर की हिंसा के बारे में आप बहुत कुछ सारी चीज़ें देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी हैं। कोई खास बात मतलब ऐसी बताने काबिल उसमें है नहीं। ठीक, अब देखिए, मणिपुर की हिंसा के लिए एक न्यायिक आयोग की भी नियुक्त की गई है। अब ये न्यायिक आयोग जो है ये अपनी फाइंडिंग्स देगा और ये फाइंडिंग्स जो देगा वो किसको देगा, तो केंद्र सरकार को देगा। तो 3 सदस्यीय ये देखिए आयोग है, 3 सदस्यों का ये आयोग है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आयोग है इसकी जो अध्यक्षता है वो अजय लांबा जी कर रहे हैं। अजय लांबा कौन है, तो गुवाहाटी उच्च हाईकोर्ट मतलब गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। और अन्य 2 लोगों में आपको नाम मिलेगा हिमांशु शेखर दास का, जो वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस हैं, और आलोक प्रभाकर का। प्रभाकर वरिष्ठ आईपीएस सेवानिवृत्त ऑफिसर हैं। ठीक, गृह मंत्रालय ने ऐसी अधिसूचना जारी की थी कि जो भी अलग अलग समुदाय हैं इनमें जो निशाना साध कर एक दूसरे पे जो लड़ाई और दंगे जो लोग कर रहे हैं उसके लिए एक जांच आयोग बनेगा। आयोग अलग है, समितियां अलग हैं। आयोग कमीशन होता है, समिति मतलब डिफरेंट चीज़ है, राइट। फिर अभी कभी आगे कर दूंगा उसकी बात, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जल्दी चीज़ें खत्म करनी है, राइट। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है, देखिए, आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए नया पैनल गठित। अब ये आप जैसे इसको पढ़ेंगे तो इसकी भाषा आपको बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं इसको बहुत आराम से आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, एक है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनएसओ बोलते हैं, जिसका हिंदी में नाम आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक, अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान है या एनएसओ है, इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक आयोग पहले से काम कर रहा था, एक समिति पहले से ही काम कर रही थी, जिसका नाम था आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति। अब मैं अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल, राइट। हाँ, ये नाम होगा। और अब हुआ इसमें ये है, तो इस नाम को चेंज कर दिया गया। अब नया नाम इसका है सांख्यिकी पर स्थायी समिति, अर्थात स्टैटिक कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक, राइट। तो ये नाम में कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में जो नई समिति बनी है उस समिति के अध्यक्ष एक नियुक्त किए गए हैं और कुछ कार्यप्रणाली है उसकी बात की गई है। तो इसके तो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने कई बार हो सकता है ये नाम पहले सुना हो। पूर्व सांख्यिकी विधि रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो एनएससी है, उसके पूर्व अध्यक्ष भी रहे प्रणब सेन। इनका नाम हो सकता है आपने कई बार सुना भी हो, प्रणब सेन की। ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस समय टोटल इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेंगे 14 से लेके 14 से लेके आपको मेंबर देखने को मिलेंगे 16 तक। फिलहाल अभी 14 हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको 16 मेंबर इसमें देखने को मिले। ठीक है, चलिए। अब इसमें और क्या क्या नई चीज़ है, तो आप एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, जो ये जो समिति बनाई जा रही है, ये समिति डेटा संग्रह और डेटा उत्पाद के प्रयासों पर मतलब ये अपनी जो भी सांख्यिकी वाली चीज़ें होती हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उस पर अपनी फाइंडिंग्स उनकी जांच करके उनकी फाइंडिंग्स देगी। और ये एक स्थायी समिति है, एक चीज़ याद रखना, स्थायी समिति है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी, ओके, याद रखना। अब देखिए, टीवी सोमनाथ समिति किस पे बनाई गई है, तो एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम,
अभी हाल ही में दिल्ली में 1 महीने पहले या 20 दिन पहले एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ न्यू पेंशन स्कीम को लेकर, पूरे देश भर से बहुत सारे इसमें लोग आए। ये कहानी शुरू होती है 2003 से। 2003 में सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री थे उस समय। 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया और 1 अप्रैल 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या था? तो देखिए, जो ओपीएस है, जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, उसमें सीन ये था कि जो आपकी आय होती थी उसका 50% पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता रहता था। अब ये कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, अभी मैं इसको ठीक करूँगा। पिछले वीडियो में भी शायद ऐसी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी। चलिए, अभी फ़िलहाल इतनी दिक्कत नहीं है, बट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें 50% पैसा जो है वो आपको मिलता था। इसमें न्यू पेंशन स्कीम जब 2004 से लागू की, उसमें आपको देखिए, जो लोग 2004 के बाद में नौकरियों में आए हैं उसमें 10% पैसा अगर वो अपने हिस्सेदारी का देते हैं, अपनी नौकरी में जो पैसा उनको मिल रहा है उसका अगर देते हैं, उसमें 14% पैसा राज्य सरकारें देगी, स्टेट गवर्नमेंट देंगी, और ऐसे करके फिर ये पैसा उठा के दे दिया जाता है PFRDA, राइट। अब ये इस पैसे को लगाता है अन्य जगह पे, फिर इसके हिसाब से आपको नई पेंशन मिलती है। तो नई पेंशन बहुत कम मिल रही है, बहुत कम पैसा लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में आपको देखने को ये मिलेगा, एक समिति इसमें गठित की गई इससे आंदोलन से पहले 6 अप्रैल को। ये जो वित्त सचिव हैं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, याद रखना ये नाम, टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और इसके सदस्यों में कार्मिक सचिव मिलेंगे, विशेष सचिव मिलेंगे, व्यय विभाग और पेंशन एंड रेगुलेटरी, जो मैं बता रहा ना, PFRDA, वही है ये, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शामिल होंगे। बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति रिपोर्ट बनाई, किसके मामले में? तो हिंडनबर्ग मामले में। ये हिंडनबर्ग मामला क्या है? अभी आपने देखा था अडानी हिंडनबर्ग का जो विवाद था, उस विवाद बहुत उच्च स्तर से बढ़ गया और अडानी के बहुत सारे शेयर बहुत बुरी तरीके से टूट गए। काफ़ी बार ये भी आरोप इंडिया में भी लोग लगाते रहते हैं कि अडानी के जो शेयर हैं ये ओवर हाइप्ड हैं। ओवर हाइप्ड का मतलब क्या होगा? इनकी वैल्यूएशन इतनी नहीं है जितना ये मार्केट में ऊपर जा चुके हैं, जितना इनका प्राइस हो गया है, ठीक। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इस समय अडानी के आपको बहुत सारे शेयर आपको मिल जाएंगे, जैसे अडानी ग्रीन है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी एनटी, बहुत सारे आपको मिलेंगे। इसी विवाद में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी कमेटी बनाई, और उस कमेटी जो है, वो जांच की जो समिति है, उसमें 6 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एम सप्रे, ठीक, ये कर रहे हैं। और समिति के सदस्य में हैं जस्टिस JP देवधर, केवी कामत का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा। नंदन नीलकेणी समिति भी आपने बहुत पहले सुनी होगी, इकोनॉमी वाले पोर्शन में आप हमेशा पढ़ते रहते हो। इन्फोसिस के सह संस्थापक ये रहे हैं। OP भट्ट साहब हैं इसमें, पूर्व SBI के अध्यक्ष हैं। और सोमनाथ सुंदरेशन वरिष्ठ वकील हैं। सोमनाथ सुंदरेशन का भी नाम आप न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते रहते हैं, ठीक, याद रखना है इसको। तो अगला, चलो ये तो हो गया, बहुत छोटा था क्या। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्यौहार, ठीक। अब ये जो प्रदर्शन मेले हैं, मैं भी इसको थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, तो इसमें बहुत कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। रीज़न मैं बताऊं, बट मैं एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। रीज़न मैं इसलिए बताता हूँ, जब आपका पेपर होता है ना, जब मैं आपसे पेपर बैठ के डिस्कस कर रहा था कि कैसे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखेंगे फालतू के क्वेश्चन वो वाले नहीं आते हैं जिससे देश का कोई लेना देना ना हो, आम समाज का कोई लेना देना ना हो, और आपके पद की गरिमा के अनुकूल भी ना हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं ये पूछ दूँ कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो 10 फीट से ज़्यादा उड़ती है, मतलब क्या वाहियात बात होगी, या 10 फीट के नीचे उड़ती है, ठीक। तो ये इसका आपके समाज से, आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी चीज़ें जो समाज को बदल रही हों और उनके लिए प्रॉपर सही डायरेक्शन में हों, वो चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, काफ़ी सम्मेलन है, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। बेंगलुरु में हुआ, देख, और इस तारीख को बिल्कुल मत याद रखना, 5वां कॉफ़ी सम्मेलन था, बस इतना याद कर लो। कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ, बस खटो, ये सब बेकार की बात है। ब्रांड एम्बेसडर्स के रोहित बोपन्ना थे। रोहित बोपन्ना आपको पता, रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक, इंडिया के, और बहुत चर्चा में अक्सर बने रहते हैं, ठीक। आगे आ जाइए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023, ठीक। ये इसका 7वां संस्करण था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 7वां संस्करण था। इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसको किसने मतलब किसने इसको
रेगुलेट किया था, मतलब रेगुलेट का मतलब इसका ऑपरेशन कौन कर रहा था, ठीक। तो ये है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन, कभी कभी तो वर्ड ही नहीं आता है ज़बान में। तो आयोजन इसका कौन कर रहा था, तो ये भाई साहब हैं। भाई साहब क्या, एक एसोसिएशन है इनकी, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये कर रही थी। चलिए आगे आता हूँ। विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक। अब विश्व चुनाव निकाय संघ क्या है, तो जितने भी देश हैं, जितने भी लगभग इसमें लिखा है 119 देश के आसपास, इनका एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में होता ये है कि ये जितने भी बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, इलेक्शन बॉडीज़, मतलब चुनाव संघ जो होते हैं, इलेक्शन बॉडीज़ हर देश की अलग अलग होंगी, इसकी एसोसिएशन की ये बैठक होती है, ठीक। इस बार कहाँ हुई, तो कोलंबिया के कार्टाजेना में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इंडिया की तरफ से यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार, वो गए। आप मुझे ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ पे लिखा, मतलब इनको हटाने का तरीका क्या है, मुझे आप ये बताएं, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, मुझे आप ये बताएं, या खोल के देखें जाके, ठीक। और जो चुनाव आयोग है उसमें कितने टोटल एक मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक, ये भी मुझे बताएं। तो ठीक है, 119 इसमें चुनावी प्रबंधन वाले निकाय के सदस्य हैं, इसमें कहीं और कुछ भी नहीं है। वेब की स्थापना 2013 में हुई थी, बस कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, और कुछ नहीं है। ये मत याद रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो वाली याद की जाती हैं, सबकी नहीं याद कर पाएंगे। अब जैसे बहुत सारे अभी सामने आगे आपको देखने को मिलेगा G20 शिखर सम्मेलन। इंडिया में 200-300 से ज़्यादा मुझे लगता है G20 की बैठकें ऐसी हो चुकी थी, जो अलग अलग समूहों की थी, अलग अलग जगह पे हुई, कुछ नॉर्थ ईस्ट में हुई, कुछ सदर्न पार्ट में हुई, कुछ नदर्न पार्ट में हुई, नॉर्दर्न पार्ट में हुई। तो सारी हम लोगों को नहीं पढ़नी है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है बस उनको देखना। इसमें जैसे लिखा विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ठीक, 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया, देख लीजिए। तो सम्मेलन में G20 देशों सहित 40 देशों के नियामक विश्व खाद्य सुधार, ऐसे सब फालतू की चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, विमर्श किया। इसका थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक, ऐसी सब चीज़ें लिखी हैं और कुछ नहीं है, ठीक। नई दिल्ली में यह किया गया था, ठीक, बस और कुछ नहीं है। सेमीकॉन इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अपना आक्रमण कर देता है, युद्ध हो जाता है, तो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का वो त्राहिमाम मचेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी फ्रिज जो इस समय 18-20 हज़ार की आती होगी, जिसकी कीमत 18,000-15,000 रुपये होगी, उसकी कीमत हो सकता है कि 30,000 रुपये तक पहुंच जाए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ होता है तो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, और सेमीकंडक्टर की मोनोपोली आपको 2 देशों के पास में देखने को मिलती है, वन इज़ चाइना, सेकेंड इज़ ताइवान, राइट। अभी मैं ताइवान को एज ए देश बोल रहा हूँ, बट इंडिया भी देश नहीं मानता है, वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी बोल रहा हूँ देश, ठीक। तो चाइना जो है, मतलब अगर ये युद्ध होता है तो पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज आएगी। ऐसी ही शॉर्टेज आपको पिछले साल भी देखने को मिली थी, जब ये अनाउंस कर दिया था टाटा मोटर्स ने कि जो टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ लोगों को अभी नहीं मिल पाएंगी जल्दी। रीज़न ये था उसका कि उन्होंने ऐसा अपने फाइंडिंग्स में ऐसा लिखा कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की कमी है, और इसके कारण से जो टाटा मोटर्स का जो शेयर था वो अच्छा खासा 25-30% के आसपास गिर गया था, ठीक। तो इसलिए ये चीज़ें याद रखना। कहाँ पे हुई, देखो गांधीनगर में। कहाँ हुई, गांधीनगर में, याद रखना बस, ठीक। इसके भी ये नहीं याद किए जाते हैं कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रेरित करना, ये सब बेकार की चीज़ है। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन कहाँ हुआ, केवल ये देखो, नई दिल्ली, बस, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, फालतू की चीज़ है। G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 2023। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ भारत के G20 अध्यक्षता के लिए इसकी जो बैठक हुई वो दमन दीव यानी दीव में हुई, ठीक, दीव में हुई, दमन दीव के, ठीक, बस, उसमें और कुछ नहीं। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। नई दिल्ली में हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ, और इसमें कुछ मत रटना किसने कराया, विश्व वेद परिषद या परमार्थ निकेतन, ये सब नहीं कराने, ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर आएगा तो बस इतना आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। G20 की देखिए बहुत सारी आपको बैठकें मिल रही हैं, देखिए यहाँ फिर G20 आ गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समूह बैठक है, दूसरी कार्य समूह की दूसरी बैठक। अभी इसमें पहली बैठक नहीं लिखी हुई है, मान लीजिए पहली होगी, फिर दूसरी होगी, फिर चौथी होगी, तो कितनी आप रटते घूमेंगे। मन अगर आए तो पढ़ लो, ना मन आए कोई खास आवश्यकता नहीं है। 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस, ये अकेली है, इसको पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ इसके मतलब कहाँ पे हुई, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई, ठीक। सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और UKM की मेजबानी में हुई। 22वीं थी ये, कौन सी थी, 22वीं थी, तो और वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस थी, ठीक। इसकी भी थीम मत रटना, थीम नहीं रटी जाती हैं इनकी, ठीक।
थीम इंपॉर्टेंट चीज़ों की रटी जाएंगी, जैसे G20 है, जैसे आपका कोई 5 जो जून थी उसमें उसकी थीम क्या थी, या अन्य कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी थीम रटी जाएगी और नहीं। 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब ये कौन है? ये सम्मेलन जो होता है कि कैसे आयोजित होता था, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिनको UNFCCC बोलते हैं, कई लोग UNFCCC बोलते हैं, ठीक। इस पे वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए 58वां बॉन में हुआ जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन बॉन जर्मनी में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही लगा के चलना, राइट, इसको इंपॉर्टेंट ही लगा के चलना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी है क्या इसमें, देखिए लिखा हुआ बॉन जो जलवायु सम्मेलन है मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UNFCCC के अंडर जितने भी देश आके मिलते हैं हर साल उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स में, तो ये पार्ट है आपका एनवायरनमेंट वाले पोर्शन का, बट मैंने कई बार आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक। तो COP27 कहाँ हुई थी? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुई थी, ठीक। और इनकी सफलताओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त अवसर था, बस, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, UAE में प्रस्तावित COP28 अगले साल होगी, याद रखना। अब देखिए IAS, इसको ऐसे पढ़ लो, IAS आप पढ़ेंगे आपके कान खड़े हो जाएंगे। 2025 सम्मेलन, 2023 चल रहा है, 2025 का सम्मेलन हो रहा है। तो हुआ ये है कि भारत 2025 में केरल कोची में IAAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक। इसमें केवल इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, सब भूल जाना, ठीक। IAS और ये सब चीज़ें अगर पढ़नी है तो एक बार पॉज कर लो, पढ़ लो, मैं राय नहीं दे रहा हूँ इसकी। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन। अब यार देखो, ये सब ऐसे बहुत शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता हूँ। ऐसी हर चीज़ अगर आप पढ़ें, जून में ये घटना हुई थी, आपका पेपर अभी है नहीं, और तब तक ये बहुत पुराना हो जाएगा, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कोई फालतू की चीज़ें वो वाली इंपॉर्टेंट होती हैं जो बिल्कुल रिसेंट हो चुकी हैं, ठीक। जैसे आपका आज पेपर है और कोई फालतू की चीज़ अगर 1 महीने पहले हुई, नॉट फालतू की मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हुई है तो वो इंपॉर्टेंट बनी रहेगी, अन्यथा अगर 6 महीने की पुरानी हो गई और वो फालतू की है तो वो फिर नहीं रहेगी, राइट। तो जून की घटना है, आप पढ़ना चाहो तो इसको आराम से पढ़ लो, ठीक, आराम से पढ़ लो। वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन, ठीक, यह आयोजित किया गया था मुंबई में, ठीक, और उसमें कुछ नहीं है। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये चीज़ मैं आपको बता भी चुका हूँ, मैंने इस चीज़ को आपको 2 बार बताया है, मैंने 2 बार इसको बताया है। एक बार मैंने बताया था आपको क्या बोलता हूँ क्रॉनिकल जब मैं पढ़ा रहा था तब बताया था, सेकंड मैंने घटनासार जब पढ़ा रहा था तब बताया था, दोनों जगह मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये हुआ कब था, याद रखें, 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई 2023 को। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। पारंपरिक औषधियों पर आसियान जो देश हैं, आसियान घोषणा के बारे में मैंने आपको बताया था, आसियान देश कैसे बने थे, ठीक। आसियान का एसोसिएशन जो बना वो कैसे बना ये भी मैंने बताया था, 1967 की कहानी मैंने पूरी सुनाई थी आपको। चलो ठीक है, और इसमें कंबोडिया और वियतनाम सहित अन्य 10 देशों ने हिस्सा लिया, आसियान देशों ने हिस्सा लिया, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए पारंपरिक दवाइयों की बात की गई है इसमें। पारंपरिक दवाइयाँ मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं, पुराने ज़माने में जैसे इलाज होता था, नीम की पत्ती से एंटीबायोटिक की तरीके से यूज़ हो रही थी, या तुलसी एंटीबायोटिक तरीके से यूज़ हो रही थी, समझे। तो ऐसी चीज़ों से मतलब जो औषधियाँ हैं पारंपरिक तरीके से उनको यूज़ किया जाता था, ठीक। अब देखिए आगे तीसरी, ये देखो तीसरी बैठक आ गई। अब आप कितनी याद करेंगे बताइए? G20 कार्य समूह रोजगार कार्यबल की तीसरी बैठक है। पढ़ना हो पढ़ लो, मैं तो राय नहीं दे रहा हूँ, ठीक, पढ़ लो, बट कहाँ हुई केवल इतनी देख लो, और बहुत खास चीज़ नहीं है, ठीक। कहाँ हुई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ILO मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। ILO के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ILO की स्थापना कब हुई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेड ऑफिस मिलेगा, राइट। और क्या है? और कुछ नहीं है, और इसको पढ़ लो। अगली है G20 का विज्ञान 20 सम्मेलन। कहाँ हुआ? भारत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय था। कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ, MP भोपाल में हुआ, ठीक। इसका विषय क्या है? पढ़ लो, याद मत करो। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी ने की थी। चलो, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक। ऐसी बैठकें बहुत सारी हुई हैं पागल। फिर देखिए G20 आ गया। फिर कार्य समूह की बैठक, पर्यटन कार्य समूह की आई। यहाँ पे कौन सा कार्य समूह था? अब देखो ना, रोजगार कार्य दल की बैठक थी, ये पर्यटन की बैठक हुई। कहाँ हुई? तो पर्यटन कहाँ? गोवा में है, ठीक। रोजगार वाली बात थी, वो कहाँ थी?
कहाँ थी? तो ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की बात वहीं पे होगी, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक। औषधियों की बात हुई तो कहाँ औषधियों, एम्स दिल्ली में, जो एम्स है देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, जो देश की रैंकिंग में, अटल रैंकिंग में भी नंबर 1 पे है, ठीक, याद रखना। एम्स नंबर 2 पे PGI चंडीगढ़ आता है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप अगर बार बार मेरे साथ पढ़ते हैं तो ये चीज़ें रट गई होंगी अब तक, ठीक। जब तक पेपर में आएगा हो सकता है आपको रिवीजन की भी आवश्यकता ना मिले, एक बार अगर पढ़ लिया तो बस हो गया कल्याण, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत ऐसे रटना नहीं है, बस देख लेना है बस। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन, AI पे कहाँ पे हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक, जेनेवा में हुआ। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष संघ द्वारा किया गया, ठीक। 51 रोबोट में हिस्सा लिया, 9 ह्यूमनाइड थे जिसमें, और अलग थे, पता नहीं क्या क्या है इसमें। अच्छा, देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ आई, मैं ढूंढता रहता हूँ क्या इंपॉर्टेंट मिल जाए मुझे ढंग से, मैं बता दूँ उसको। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए ग्रीन एनर्जी की बात आई है। ग्रीन एनर्जी भारत, मतलब भारत ग्रीन ही, चलो मैं इसको कर देता हूँ अब, ठीक है, अब ये ग्रीन हो गया। अब ये देखिए भविष्य है, ये भविष्य है किसका? ये भविष्य है आगे आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन और अन्य एनर्जी चीज़ों में, ठीक। क्यों है? क्योंकि देखिए ग्रीन, एक तो मैं आपसे एक पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है या ग्रीन एनर्जी क्या होती है, या आप मुझे ये बताएं कि ग्रीन वर्ड है ये क्या इंडिकेट करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये भी नहीं है कि हरे कलर की होगी। ग्रीन का मतलब है ऐसी चीज़ों से हाइड्रोजन का निर्माण करना जो प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल हो, उसको नुकसान न पहुँचाएँ, ठीक। ये है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आप ढूंढिए इसमें, ढूंढिए कहाँ हुआ। आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, याद रखना इसको। और इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए, कौन उसमें ऊर्जा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय भी इसमें होगा, ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। साइंस की बात है तो साइंस औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की भागीदारी से हुआ, बस। और इसमें यही है, डिकार्बनाइजेशन की बात की गई, वही मोटी मोटी चीज़ें। L20 शिखर सम्मेलन, श्रमिकों के लेबर की बात हो रही है, L फॉर लेबर, श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 बैठकों की L20 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। आप याद रखना, जो श्रमिक हैं ऐसा जो पूरे देश में बेचारे वो जाते हैं बिहार से अन्य जगह हिस्सा, मतलब उनका देश निर्माण में ये भागीदारी है कि पूरे देश में आपको ऐसे श्रमिक देखने को मिलते हैं जो एक स्टेट का मेजर पोर्शन आपको पूरा करता है, ठीक। और ये बहुत दुखद बात है कि लोग अपने काम के लिए, रोज़गार के लिए अपने घरों को छोड़ते हैं, और ऐसे रोज़गार के लिए नहीं, वाइट कॉलर जॉब के लिए नहीं, बहुत मेहनत कश मजदूरी के लिए, ठीक। तो ऐसा कई बार सुनने में घटनाएं आ जाती हैं कि फला जगह पे या बेंगलुरु में ऐसी घटना हुई, पुणे में ऐसी घटना हुई, भाषा को लेके या अन्य चीज़ों को लेके, तो बड़ा दुखद, बहुत ख़राब लगता है ये सब ऐसी चीज़ें सुन के। एक देश में, जिस देश में जो स्टेट भी बनाए गए, तो ये देखते हुए बनाए गए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें यहाँ पे ठीक से अच्छे से काम करें, ना कि लैंग्वेज के आधार पे आप एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें, ठीक। हो सकता है मेरी भाषा कुछ और हो, आपकी भाषा कुछ और हो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, या मुझे मान लीजिए इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, आपको नहीं आती, क्या फ़र्क पड़ जाता है, ठीक। बस उतना फ़र्क पड़ता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, और कुछ चीज़ों पे आपको कहीं पे वेटेज देता है, ठीक है, उतना चलेगा, लेकिन बिल्कुल वो बन जाए तो ये सब चीज़ें बहुत गंदी होती हैं, ठीक। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, महिला रोजगार पर विशेष चर्चा की बात की गई है, इन सब की बात है। और ये छोटे छोटे कुछ डेटा लिखे हैं, अगर आप इसको PT के मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ें तो कोई खास नहीं है, बट इन्हीं चीज़ों को आप यूज़ कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मैं आपसे कहूँगा, जैसे जो पेपर 1 GS का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, आप आराम से 4 कॉपी बनाएं। ऐसे डेटा को हमेशा उस कॉपी में लिखें, जैसे GS पेपर 1 के लिए अगर आप कोई बना रहे हैं कोई कॉपी, तो उसमें उसको लिख लें, और बार बार जब आप मेंस के देखेंगे तो मेंस में जहाँ पे वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं वहाँ के लिए उसको दिमाग में रखें, उसको 4, 5, 6, 7 बार पलट के देखें। जब आप मेंस देखे जाएंगे तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगी मेंस, राइट। मतलब नॉट केक वॉक, बट हाँ, काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें सरल हो जाती हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ढूंढिए। तो संस्कृत मंत्रालय इसको करा रहा है, इसकी मेजबानी संस्कृत मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ कर रहा है, ठीक। इसमें कितने देशों ने हुआ कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हुआ। कितने देशों में हिस्सा लिया? तो लगभग 30 देशों के 170 प्रतिनिधियों ने लिया। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक।
अब देखिए इसमें चीज़ क्या है, जो कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस, इस पे ये हुआ और ये सम्मेलन हुआ। तो ये सम्मेलन हुआ कहाँ, तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ठीक, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में हुआ और इसमें बहुत सारी जटिलताएं लिखी हैं। मानो देखे, इंसान ऐसा है कि हमने जंगलों को काट के शहर बनाए अपनी, क्योंकि हम केवल इसलिए आगे हो गए क्योंकि हमें ईश्वर ने थोड़ी सी ज़्यादा बुद्धि दे दी। और बुद्धि देने का आशय ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि दूसरे के रिसोर्सेज को आप कब्जा कर लें। हमें जब ज़रूरत थी तो हमने सड़कें बनाई, हमें जब ज़रूरत थी तो हमने अपने शहर बनाए, हमें जब ज़रूरत हुई तो हमने पेड़ लिए उनसे। फिर जब आपदाएं आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, जब गैस नहीं मिलती है, अभी देखना थोड़े दिन बाद प्लास्टिक बैग्स दुकानों पे बिकेंगे, 50 रुपये की ऑक्सीजन। ठीक, और जैसे कि पानी आजकल बिक रहा है ना, जबकि वर्ल्ड में कितना ज़्यादा पानी है फिर भी पानी लोग खरीद रहे हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन बिकेगी। और ऑक्सीजन तो बिकनी बहुत, देखिए अभी घरों में और गाड़ियों में, 4 व्हीलर गाड़ियों में आप देखते ही हैं कि एयर प्यूरीफायर आने लगे हैं, लोग लगाते हैं अपने घरों में, लोग लगाते हैं अपनी गाड़ियों में। ऐसे ही वो दिन आएंगे जब ऑक्सीजन बैग अलग अलग से पैसे वाले लोग खरीदेंगे। तो देखिए, जब कोई चीज़ बर्बाद होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने पैसा कमा लिया तो सब कुछ कमा लिया। आप सब कुछ नहीं कमा सकते। जब हवा बेकार होगी, इस समय दिल्ली की हवा बेकार है, तो हर व्यक्ति को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक, हर व्यक्ति को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। थोड़े आगे आने वाले समय में ये वेटेज चला जाएगा, किसके पास में वेटेज चला जाएगा, आपके जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है समाज के ऊपर। देखिए, एससीओ पर्यटन प्रशासक प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इसको थोड़ी देर से लाल पीला कर रहा था, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों लगा लेना, क्योंकि इस बैठक को आप यहाँ पे देखें कहाँ पे आयोजित हुई है, तो आपको पता चलेगा ये बैठक काशी वाराणसी में आयोजित हुई है, इसलिए इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आराम से। एससीओ पर्यटन प्रशासक बैठक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है, इस जगह को ध्यान में रखो ना। स्टेट आपकी यूपी में हो रही है तो ध्यान रखना। और एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया, कहाँ, किसको, तो काशी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 30 बार 35 बार लिख लेना इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा ही देखने को आपको मिले, फिर मुझे आप याद करें, फिर आप भूल ना जाएँ। ठीक, कुछ और मत लगा दें। तो याद रखना, बैठक ईयर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ स्पेस 2030 की कार्य योजना को स्वीकार कर लिया गया। और अगली बैठक कजाकिस्तान में, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ये वाला जितना भी एरिया है इसको आप देखा करें, मैप में देखेंगे कहाँ क्या पड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन। ठीक, ITB बर्लिन ओपन फॉर चेंज नारे के साथ जर्मनी में आयोजित किया गया। ठीक, बर्लिन में, याद रखना। ठीक, बस इसमें और कुछ नहीं याद रखना। ठीक, मेज़बान देश इसका जॉर्जिया रहा, याद कर लो बस इतना, बस बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। अब आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर चिप जहाँ जहाँ मिल जाए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट भारतीय को, डॉक्टर अरविंद सिंह रावत उत्तराखंड के हैं, इनकी एक रिसर्च टीम ने मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया। देखिए, अब मैं इसको बाद में आपको पढ़ाऊंगा, अभी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक लेक्चर हो गया लंबा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लें, आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए, हर सेक्टर में आपको मिलेगा, केवल करंट अफेयर्स की बात नहीं है। करंट अफेयर्स तो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप, यार देखो, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बहुत अच्छा करा सकता हूँ, फिर मैं कराना बंद कर दूँगा, इसलिए आप पढ़ लो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और जिस मेजर पोर्शन, पूरे एग्ज़ाम का सबसे बड़ा पोर्शन यही है करंट अफेयर्स, इसको अगर आप हल्के में लेते हैं तो हल्के में ही रह जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ख़त्म कर लो अभी से। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और 2 मैंने लिंक डाल रखे हैं, एक व्हाट्सअप का एक लिंक डाल रखा है, एक मैंने लिंक डाल रखा है टेलीग्राम पर, दोनों को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं डेली बाई डेली। ठीक, याद रखना इसको। धन्यवाद, थैंक यू।